बच्चे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से होते हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक अपना खत्म हुआ था, जिसमें हमने बॉन्ड एंगल बॉन्ड पैरामीटर्स को समझा था, किस तरीके से पोलैरिटी की वजह से बॉन्ड पैरामीटर्स पे फर्क पड़ रहा था। आज का हमारा टॉपिक है बेंट रूल। अब बेंट रूल का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में समझना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स क्या होती है भाई? अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये दो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है बेटा? बॉन्ड्स का मतलब होता है कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये दोनों के दोनों क्या है? बॉन्ड्स हैं। अब यहां पर अगर बीच में भी एक बॉन्ड आ जाए, अगर मैं बीच में भी एक बॉन्ड ले आऊं ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये बॉन्ड नहीं है, ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर, मतलब किसी एक ही न्यूक्लियस के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसको धक्का मारेगा कि नहीं? मारेगा धक्का। रिपल्सिव फोर्स आनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव, तो ये धक्का लगेगा, तो ये दोनों के दोनों ऐसे करके नीचे की साइड आएंगे कि नहीं इससे धक्के की वजह से? ये बात समझ में आई है? इसको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, समझना जरा। क्या है हमारे पास? अगर यहां पर मेरे पास, मान लो ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, बहुत सीधा सा। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं और इन लोन पेयर को हम ऐसे बना रहे हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा। इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है जो घूम रहा है, और ये सिर्फ ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में। और यहां पर हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाया जाता है, और इधर पे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाया जाता है। बिल्कुल ये स्ट्रक्चर ऐसा लीनियर होना चाहिए, लेकिन हमें क्या दिख रहा है यहां पे? ये इतना सारा नेगेटिव चार्ज इनको इतने पास तो नहीं रहने देगा। पहली बात तो इनके बीच में जो रिपल्सिव आएगी, इसके बीच में रिपल्शन आएगा कि नहीं? इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स आएगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव, वो दोनों इतने नेगेटिव हैं और किसी और पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस में भी नहीं है, तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो पहली बात तो यही जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये थोड़े थोड़े क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा दूर हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी रिपल्सिव की वजह से थोड़ा दूर होना पड़ गया। ये एक दूसरे से रिपल्सिव फोर्स की वजह से थोड़ा दूर हो गए। अब ये नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन थी, ये बॉन्ड भी तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से ही बना है ना? तो ये यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, तो उस रिपल्सिव फोर्सेस के कारण अब ये जो शेप बनेगा, ये लीनियर की जगह बेंट शेप बना कि नहीं? बात समझ में आई है? सिंपल है, इसमें तो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी चीज क्या है भाई? नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन है, रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड सीधा था, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल करके उन्हें टेढ़ा कर देता है, बेंड कर देता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? बेंट शेप में आ जाता है। अब इसी का बेंट रूल क्या है? ये जो हमारे पास बेंट रूल है, इसके अकॉर्डिंगली है, अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू ऑक्यूपाई दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैज ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ये क्या था? ये तो बेंट का शेप आ गया। अब यहां बेंट रूल के अकॉर्डिंगली है, जो लोन पेयर होगा, ये कौन सा था लोन पेयर? यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे दो, ये दोनों क्या थे? लोन पेयर्स। तो जो लोन पेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमेशा प्रेफर करेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैज ग्रेटर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अब ये एस करेक्टर, या यहां पे जो मैंने हाइब्रिड वर्ड यूज किया है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमें थोड़ा सा आगे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाइब्रिड का मतलब क्या है वहां पे। और एस करेक्टर का मतलब होता है जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, वही जब आगे पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन सा ऑर्बिटल कितना ज्यादा है। मतलब sp3 हुआ तो एक s3p, तो टोटल 25% एस करेक्टर है। sp2 हुआ तो एक s2p 33% है। sp हुआ एक s और एक p 50-50% है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो करेक्टर है यहाँ पे क्या होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर थोड़ा और क्लियर होगा। इसका नहीं पता चल रहा है अभी हाइब्रिडाइजेशन का, तो थोड़ा वेट करेंगे चैप्टर के आगे प्रोसीड करते हुए। इसी चैप्टर में हम हाइब्रिडाइजेशन को बहुत डेप्थ में समझने वाले हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो अलग अलग ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, क्योंकि आगे भी हम करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन एस करेक्टर बार बार यूज होने वाला है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। मैं हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रो दे रहा हूं एक बार। तो यहां पर s2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p के अंदर कितने हैं?
2 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ऐसा है। अब ये बॉन्ड बनाने के लिए हम सबको पता है कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो उस हिसाब से 2 बॉन्ड से तो काम चल नहीं रहा है। होता क्या है, ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल मिलती जुलती एनर्जीज के हैं, और किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, किसी बाहर के एटम के इन्फ्लुएंस में ये ऑर्बिट इकट्ठे मर्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वली। दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। मैं फिर बात कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन बहुत डेप्थ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सबके पास इक्वली। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके एक तरह से उधर चला गया, वो जंप करके नहीं गया, ये ऑर्बिट सारे मिक्स होते हैं जो ऑलमोस्ट इक्वली एनर्जी के हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोज ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। अब हाइब्रिडाइज के अंदर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर मिला जुला के हमारे पास एक कार्बन के साथ यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा और एक इसके साथ बना लेगा, तो ये हमारे पास CH4 बन जाता है, ठीक है। ये नीचे वाले किसके हैं, सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, अलग अलग 4। तो एक S है और 3 P हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हो गई है इसकी, ठीक है। और ये sp3 के अंदर एक S 3 P, टोटल कितने हैं 4, तो इसका S कैरेक्टर कितना हुआ 25%, है ना। 4 में से 1/4 S है, तो मतलब 25% S कैरेक्टर। ऐसे ही अगर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक S और सिर्फ 2 P हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते तो sp2 होता, तो टोटल 3 ऑर्बिटल्स में से 33% s ऑर्बिटल होता, 33.33। और अगर ऐसे ही सिर्फ एक s और एक p होता तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती, और sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% हाइब्रिडाइजेशन होती है, s की s कैरेक्टर बेसिकली 50% होता। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं कि किस मॉलिक्यूल में, किस एटम के अंदर, किस स्ट्रक्चर में कितना s कैरेक्टर या p कैरेक्टर होता है। ये क्लियर है। तो हमने यहां पे अभी जो बात करी है, एंड एज s ऑर्बिटल is more close to nucleus and electron pair present in s orbital will experience more attraction of nucleus, the stability of the system increases। मतलब यहां पे क्या बोला है कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहे, तो ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कोशिश करते हैं कि s वाले के अंदर है। जैसे अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 8, 1s2, 2s2, 2p4, यही हुआ ना। तो 2p4 में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन वो कम से कम 2 तो ये होंगे ही होंगे जो लोन पेयर्स में रहने वाले, ठीक है। बाकी p वालों के साथ यहां शेयरिंग हो रही होगी 2 की। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आने के बाद जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड कह रहा हूं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो लोन पेयर है वो कोशिश करता है हमेशा कि वो s ऑर्बिटल में रहे, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहता है और न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होने की वजह से स्टेबलाइज ज्यादा रहेगा वो। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना लोन पेयर उसके अंदर प्रेफर करेगा ऑक्यूपाई होना। डन है। और वो बेंट रूल है ये वाला, ठीक है। अब फिर अगला है, a more electronegative atom or a group prefer to overlap with the hybrid orbital which has smaller percentage of s character। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो हमेशा क्या प्रेफर कर रहे हैं कि वो ओवरलैप कर लेगा, किसके साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर वही जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनते होते हैं हमारे, उनके साथ ओवरलैप करेगा जिसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। a more electronegative atom has a tendency to attract the shared pair of electron toward itself, thus relatively more distant from the nucleus of central atom। by doing so it increases the stability of the system। तो ये बेंट रूल है सीधा सीधा सा, इसको पढ़ना याद रखना इजी है, ठीक है। और इससे ज्यादा बहुत डेप्थ में बेंट रूल के बारे में तुमसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब आते हैं आइसोमर्स। हाँ जी, जो स्ट्रक्चर बनता है बेंट के बाद जी, ये हर बार सिमेट्रिकल होगा, डिपेंड करेगा वहां लोन पेयर कितने हैं। ये हम जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ना, मैंने थोड़ा एडवांस में भी जस्ट इंट्रो दिया था, ये स्ट्रक्चर वाला हम आगे वाले पार्ट में VSEPR थ्योरी जब आएगी ना, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके अंदर हम हर स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तब वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक बार पहले टॉपिक वाइज चलते हैं। तो आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर्स पता है किसी को? ये हमने थोड़ा सा इंट्रो
कहीं किया था आइसोमर्स का? याद करो कहां पे, 10th क्लास में किया था। क्या पढ़ा था हमने आइसोमर्स के बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईसीएससी वालों ने, और 10th वालों ने कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर कहीं आइसोमर का थोड़ा बहुत शायद पढ़ा था। याद करो क्या? उनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। याद आया? हमने इसमें एग्जाम्पल किसका किया हुआ था? पेंटेन का। याद है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर हमने पेंटेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, और उस डिस्कशन के टाइम पे हमने ये वर्ड यूज किया था आइसोमर्स। आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था। मैं एक बार पहले 10th वाला एग्जांपल दे रहा हूं। C5H12, यही होता है एल्कीन का फॉर्मूला, CnH2n+2। तो इसके अंदर 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास? N पेंटेन। N पेंटेन, N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉन्ग स्ट्रेट चेन को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। अब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 1 कार्बन यहां, और हाइड्रोजन गिनो सेम वही 12 हाइड्रोजन आ गए, 12 हाइड्रोजन आ गए। इसका आईयूपैक नेम अलग आएगा। इसका आईयूपैक नेम क्या आएगा? अगर हम गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4, और ये हमारे पास आ गया मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन वो इसका आईयूपैक नेम है। लेकिन अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आइसोपेंटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम C5H12। और ऐसे ही अगर एक ही कार्बन के ऊपर, मैं यहां बना रहा हूं, एक ही कार्बन के चारों बॉन्ड्स पे कार्बन लग गया है और बाकी सारों जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन ने पूरे किए हैं, तो सेम फॉर्मूला C5H12, इसको क्या कहेंगे? नियो पेंटेन। ये याद है? ये हमने 10th में डिस्कस किया था। All the compounds, all the 3 molecules have same molecular formula but different spatial arrangement, different molecular arrangement. नहीं, डिफरेंट रहेगा बिल्कुल। सरफेस एरिया में डिफरेंस आ गया ना सबके, तो सरफेस एरिया में डिफरेंस आ गया तो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अब आइसोमर्स बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इस वाले में और इस आइसोमर्स में, ऐसा नहीं कुछ अलग है। यहां पर हम बात करें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस किसका किसका आता है बच्चे? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। क्या है? अ मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। हमने वैसे इसमें भी यही बात करी थी, लेकिन इसका और आगे का क्या है? आइसोमर्स में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम बट डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, मोड ऑफ अटैचमेंट सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब ये वाले केसेस नहीं है, यहां पे सेम ही है सब कुछ। लेकिन अब फर्क समझना, ये मेरे पास क्या है? मान लो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है यहां पे, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, तो ये बन गए कार्बन के साथ बॉन्ड, कार्बन कार्बन का बॉन्ड। और ये 3 बॉन्ड्स क्या हैं बच्चे? ये 3 बॉन्ड्स हैं जो 2 तो हाइड्रोजन और एक मान लेते हैं क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो ये एग्जैक्टली क्या बन गया? C2H2Cl2 C2H4Cl2 बना के नहीं? अब देखो ये था कार्बन कार्बन, मेरे साथ विजुलाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना मैं बना क्या रहा हूं? अब इसमें देखना सब कुछ सेम है। क्या मैंने किसी की बॉन्डिंग चेंज करी है? कार्बन वहीं पे है, हाइड्रोजन वहीं पे, क्लोरीन वहां पे, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई। और अब उससे इन क्लोरीन्स पे ध्यान दो, जो ये अंगूठे थे वो क्लोरीन थे, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, रिपल्सिव फोर्स घट गई कि नहीं? अगर यहां थे तो डिस्टेंस कम था, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा थी। अगर मैंने इसे घुमा दिया तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज हो गई, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई। तो ये जो अरेंजमेंट होती है इनको हम क्या कहते हैं? सिस एंड ट्रांस। कैसे याद रखो? सीधा सीधा सिस, टेढ़ा टेढ़ा ट्रांस। अब सीधा सीधा सिस क्या है? इस वाले में देखो, यहां पर इसमें क्लोरीन और क्लोरीन दोनों कार्बन के एक ही साइड हैं, तो ये सीधे सीधे हैं, ये सिस है, सिस है, तो इनका नेट डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ जरूर होगा। नेट डायपोल मूवमेंट कभी भी इसमें 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ये क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर खींचेगा, यहां पर ये क्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर खींचेगा, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव आ गया। लेकिन यहीं जब ये घूम गए
ऊपर वाले को जब मैंने घुमा दिया तो, या नीचे वाले को हमने घुमा दिया तो क्लोरीन इधर से उठ के इधर आ गया। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ क्या हुआ, स्पेशियल अरेंजमेंट घूमी है। तो वो घूमने की वजह से अब इस कार्बन से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इधर खींचेगा तो ये सिमेट्रिकल ऑर्डर में खींच रहे हैं, तो ये नेट कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। कोई पोलैरिटी नहीं आई, चार्जेस नहीं आई, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो गई। तो ये जो होता है, इसको ये जो टेढ़े टेढ़े होते हैं इनको क्या कहते हैं, ट्रांस। याद रखने का तरीका सिंपल है, सीधे सीधे सिस, टेढ़े टेढ़े ट्रांस। डन है। तो ये सिस और ट्रांस हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली आइसोमर्स का एक एग्जांपल। ये स्टीरियो आइसोमर्स थे, ये जो मैंने अभी बताया क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड्स, दोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मोड ऑफ अटैचमेंट बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। क्लियर है। अब हम बात करें सिंपल आइसोमर, जिसके अंदर रेजोनेंस का फिनोमेना आता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक और ऐसा शब्द देखो, +1 इज ऑल अबाउट गैदरिंग बेसिकली डेटा, एंड साथ में हम क्या सीख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, छोटे छोटे नए शब्द सीख रहे हैं। तो उन नए शब्दों में जैसे हाइब्रिडाइजेशन का सीखा था, डाइपोल मूवमेंट का सीखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीखा है, ऐसे ही अब हमारे पास क्या आ रहा है, रेजोनेंस। थोड़ा सा हमने पहले कहीं सुना होता है, लेकिन अब उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। रेजोनेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, जो +1 से होते हुए +2 से होते हुए ग्रेजुएशन तक, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे हर जगह काम आएगा। रेजोनेंस क्या है, देखो रेजोनेंस होता है, इट इज द फिनोमेना इन विच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, या अ सिंगल मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। और जो एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर होता है वो उन दोनों का, तीनों का, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है उनका मिला जुला के कुछ हाइब्रिड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन को समझते हैं, ये पता है सबको C6H6 बेंजीन के बारे में। अब जो ये बेंजीन होता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगता है। ये पता है सबको बेंजीन क्या है, C6H6, इसके अंदर हमारे पास ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड अटैच होता है। जब ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो रहा है, तो एक बात बताओ, ये ऑल्टरनेट यहां की वजह यहां से भी तो शुरू हो सकता था, बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। कोई बच्चा ऐसा लिखे, कोई बच्चा ऐसा लिखे। एक्चुअल में कुछ बेंजीन की प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन करता है, कुछ बेंजीन की प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन करता है, मतलब दोनों ठीक है, कुछ गलत है ही नहीं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कैसे हैं, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होते हैं, कभी यहां डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेंगे, कभी यहां करेंगे, कभी यहां करेंगे, कभी यहां करेंगे, तो वो डबल बॉन्ड शिफ्ट होता जाता है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। हम बीच में सर्कल बना देते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर बॉन्ड पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। समझ में आई है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे बेटा, ये क्या थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया सबको बहुत अच्छे से। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में अब एक और चीज, नोटबुक निकालो और ये वाली कंडीशन, ये वाली पोजीशंस को लिखो बेटा। ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर जब हम इसको बेंजीन के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, तो देखो अगर बेंजीन के पास एक रेफरेंस एटम आ गया है, क्लोरीन, रेफरेंस एटम है क्लोरीन, तो इसके जो नियरेस्ट पॉइंट है इनका नाम क्या होता है, ऑर्थो, उसके नेक्स्ट वाले का क्या होता है, मेटा, और बिल्कुल जो डायगोनली ऑपोजिट साइड होगा उसका नाम क्या होता है, पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा। ये पोजीशन समझ में आ रही है, ये नाम याद रखना है इनका, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। डन है, ये समझ में आ गया बच्चा। तो यहां पे हमारे पास ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन सबने नोट डाउन कर लिया। अब इसी के अंदर रेजोनेंस किस तरीके से समझो, यहां पर पहले वाले पार्ट के अंदर अपने पास देखो एक क्लोरीन लगा हुआ था जो रेफरेंस के लिए लगाया था हमने शुरू में। रेफरेंस तो क्या ही होता है, बेसिकली हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पूरा सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी एक पॉइंट पे क्लोरीन लगाया तो ये रेफरेंस यहां से शुरू कर लेते हैं। अब उसके साथ एक और क्लोरीन लगाए, तो अगर यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे दूसरा क्लोरीन, उसके पास 5 जगह अवेलेबल है। यहां और यहां तो सेम ही बात है, यहां और यहां सेम बात है, और एक बात यहां के लिए, ऐसे हुआ कि नहीं। तो जब यहां पे लगा हुआ है तो यहां नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, क्योंकि डायगोनली ऑपोजिट नहीं है, कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन। ये क्या थी, अभी तुमने लिखा है ना, ये हमारी कौन सी पोजीशन है बेटा, ऑर्थो पोजीशन। तो ये ऑर्थो आइसोमर आ गया, और इसका नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा, विच इज 2.54 डी। ठीक है, इसको याद नहीं करने की जरूरत है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉन जीरो रहेगा। अब अगर जो मेटा पोजीशन पे आता है तो फिर ये क्या हुआ, एम आइसोमर।
मेटा आइसोमर, और इसका भी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा जिसकी वैल्यू 1.48 डी आ गई है। लेकिन अगर यही सब पैरा के लिए हो जाए, यही सब पैरा पोजीशन के लिए हो जाए, तो ये पैरा आइसोमर में नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होके जीरो आ जाता है और मोस्ट स्टेबल होता है। ये बात समझ में आई है? ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स क्लियर हो गया? बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ऐसा कुछ है, इसके अंदर ऑर्थो मेटा पैरा है ही कहां? अनटिल और अनलेस कुछ रेफरेंस ना बने ऑर्थो मेटा पैरा होगा ही नहीं। अब तुम कह रहे हो कि नहीं क्लोरीन यहां लग गया पहले वाले, अगर क्लोरीन यहां लगा है तो ऑर्थो ये हुआ ना, मेटा ये हुआ ना, और पैरा पोजीशन ये हो गई, तो जहां पे लगेगा उसके रेफरेंस में ऑर्थो मेटा पैरा होता है, वैसे तो कुछ है ही नहीं वो। समझ में आई ये बात? तो ये जो ऑर्थो मेटा पैरा है ये क्या है? उनके पोजीशन आइसोमर्स बन रहे हैं, ये हमारे पास आइसोमेरिज्म होता है। तो क्लियर है आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म में ये इट इज द फिनोमेना इन विच अ सिंगल मॉलिक्यूल और सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज एंड टू डू सो वी यूज मल्टीपल स्ट्रक्चर्स, बट द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। अब एक और मजे की बात, हम रेजोनेंस को आगे भी फिर से थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे जाके रेजोनेंस वापस आएगा। अब है पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ये हमने पहले बात करी हुई है, याद है जब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट समझाना शुरू किया था, और उसको करते हुए हमने हर बार डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड में किसी तरह की पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए थी वहां पर पोलैरिटी आ जाएगी। याद है HCl वाला एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, मैं बार बार एग्जांपल कर रहा था ये चिराग के साथ और मेरे वाला जो बॉन्ड था, और मैं क्या बता रहा था कि जो हमारे बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर हो रहा है, कोवेलेंट नेचर कैसा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसका एक इलेक्ट्रॉन मेरा, हम दोनों के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आए, मैंने लेकिन शेयर होने चाहिए थे, बट ड्यू टू माई स्ट्रेंथ, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लिया, मेरे पे डेल्टा नेगेटिव, उस पे डेल्टा पॉजिटिव। यहां से हुआ क्या, एक कोवेलेंट कंपाउंड जो कि अदरवाइज न्यूट्रल होना चाहिए था उसके अंदर पोलैरिटी आई कि नहीं? तो वहां पे जो पोलैरिटी आ गई है, मतलब डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, मतलब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। ये तो आयनिक कंपाउंड में होता था कि नहीं? तो एक कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो गया, दैट इज पार्शियल आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड था ये। अब यहां आता है पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, उल्टा हो गया। अब आयनिक में कोवेलेंट क्यों आएगा भाई? कोवेलेंट में आयनिक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से था। अब यहां आता है, वापस से एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं मैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, स्टेबल हो जाएगा। यहां पे ये भाई सब क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या टेंडेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, उसने 18 इलेक्ट्रॉन्स किए, जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो स्टेबल, मैं स्टेबल, मैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, मस्त आयनिक बॉन्ड, बहुत ठीक ठाक बॉन्ड, स्ट्रेंथ अच्छी है, आयनिक बॉन्ड बन गया हमारा। अब इस आयनिक बॉन्ड के अंदर जैसे ही मैंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 थी, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज किया शेल गायब, साइज छोटा है। न्यूक्लियस जिसके पास टेंडेंसी 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की थी, अब वो सिर्फ 10 को कर रहा है, बहुत ज्यादा जोर से कर रहा है, तो और साइज छोटा हो गया। केटाइन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से होगा छोटा। एनाइन जो क्लोरीन, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी थी, अब उसे कितने को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, 18 को। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड 17 की जगह अगर एक ही बंदा जो 17 की कैपेबिलिटी रखता है वो 18 को खींचेगा तो थोड़ा कम खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल गया। एनाइन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन इधर तक फैल गया है, मेरा न्यूक्लियस ओवर डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में। बेशक मैंने अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किया था, लेकिन मेरे अंदर मेरे न्यूक्लियस के पास टेंडेंसी है किसी भी नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की, तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा। अब वो इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टेबल हूं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ होना चाहिए था वो थोड़ा बहुत मेरे साथ भी शेयर होना शुरू हो गया कि नहीं। और जितना केटाइन का साइज छोटा होगा, एनाइन का साइज जितना बड़ा होगा, उतना उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस केटाइन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटाइन और एनाइन के बीच में शेयरिंग में आ गया वो। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ था, आयनिक बॉन्ड बना था, केटाइन एनाइन बना था, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड केटाइन और एनाइन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग होने लग गई है। तो
हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होना शुरू हो गया। बात समझ में आई है? पक्का? तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड में क्या है? In case of pure ionic compound, there is some degree of covalent character. When two positively charged A positive and B negative are brought together, the positive ion attracts the outermost electron of the negative ion. This results in the distortion of electron cloud around the anion. समझ में आया? जैसे क्लोरीन वाला एग्जांपल है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे था वो डिस्टॉर्ट होके Na पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो गया और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग शुरू हो गई, जिसको हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। This distortion of electron cloud of the negative ion by positive ion is called polarization. ये क्या होता है बच्चा? Polarization. अब more the polarization, larger is the covalent character. If there is no polarization, the bond is mostly ionic. अगर किसी तरह की polarization नहीं है, कैटाइन का साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा ही है, एनाइन का साइज इतना छोटा इतना बड़ा नहीं है, तो उसके अंदर पोलराइजेशन नहीं होगी, है ना? तो पोलराइजेशन नहीं होगी तो मेनली वो आयनिक रहने वाला है। इफ द पोलराइजेशन इज स्मॉल, द बॉन्ड विल बी आयनिक विद सम कोवेलेंट कैरेक्टर। सिंपल बात है ये तो भाई, पोलराइजेशन जितनी कम होगी आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, कोवेलेंट बहुत कम है। लेकिन अगर पोलराइजेशन ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब अब कोवेलेंट वाला डोमिनेट करना शुरू करेगा। इफ द पोलराइजेशन इज मोर, द कोवेलेंट कैरेक्टर बिकम्स प्रीडोमिनेंट। डन है? समझ में आया? अब इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को सम अप करके हमें मिलता है बच्चा फजान रूल। ये जो फजान रूल है, इन्होंने क्या बताया था फजान रूल के अकॉर्डिंगली? अ स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन। मतलब ये क्या बता रहा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर कितना ज्यादा कब होगा? जितना ज्यादा स्मॉल साइज कैटाइन का रहेगा, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। जितना ज्यादा कैटाइन का साइज छोटा, उतनी उसकी पोलराइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि जितना छोटा रहेगा उतना ही न्यूक्लियस खुले में एक्सपोज्ड है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके। तो कैटाइन जितना छोटा, पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा। फिर लार्जर द साइज ऑफ एनाइन। एनाइन नेगेटिव वाले का जितना बड़ा साइज है, उसके न्यूक्लियस से उतना दूर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी बाहर वाले के इंफ्लुएंस में आके डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, साइड में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है? तो जितना बड़ा एनाइन का साइज होगा, पोलराइजेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज and hence covalent character increases. Large charge on cation or anion, larger the charge, greater is the polarizing power. Same कहानी, जितना जितना चार्ज होगा उतनी पोलराइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। Electronic configuration of cation. Cation with 18 electron shell configuration known as pseudo inert gas configuration causes greater polarization than cation with 8 electrons. ये बात समझ में आ गई है? तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो फजान रूल ने बोले थे कि ये मिला जुला के ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ या कोवेलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज को डिटरमाइन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ये बात समझ में आ गया बच्चा? किसी को परेशानी? आज यहाँ तक टॉपिक करते हैं, इसके बाद शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल और VSEPR थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।